ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम कंट्री वाइड में प्रस्तुत है भारत के सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन में वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता अमरीश सक्सेना। आज के हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हम आज जो हमारी बैंकिंग प्रणाली है भारत में उसके बारे में बात करेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं मिस्टर विकास नारायण मिश्रा जो कि सीनियर एडवाइजर हैं इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन में। मिश्रा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो मिश्रा जी, जो अभी हम अगर भारत के बैंकिंग सिस्टम को देखें, जो हम सब जानते हैं क्योंकि हम सभी बैंकिंग एज ए कस्टमर हम सभी बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करते हैं कि कितना ही एक सुदृढ़ व्यवस्था है भारत में बैंकिंग की, लेकिन जो बाहर से कभी कभी खबरें आती हैं, जैसे कि अगर हम यूएस का एग्जाम्पल लें तो लोगों में ये धारणा पैदा होती है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम कितना सुदृढ़ है। तो आप से मैं पहला सवाल यही करना चाहूंगा कि भारत की बैंकिंग प्रणाली में वो कौन से एलिमेंट्स हैं, वो कौन से तत्व हैं जो हमारे पूरी व्यवस्था को एक बहुत ही मजबूत सुदृढ़ व्यवस्था बनाते हैं। देखिए सक्सेना जी, आजकल टेक्नोलॉजी का युग है और फॉर्मेशन जो है मिनट्स में इधर से उधर आ जाते हैं जी। और कहीं भी कुछ होता है विश्व में तो उसकी हमें जानकारी मिलने के साथ साथ हमें थोड़ा सा सचेत होना पड़ता है कि कहीं ये हमारे साथ तो ना हो जाए। जी। तो देखिए कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था जो है वो 250 साल पुरानी है, आज की नहीं है। और इन 250 साल में से जो आजादी के बाद के समय जो 75 साल हमारे अभी अमृतकाल चल रहा है, इसमें बैंकिंग सेक्टर में काफी बदलाव आया है। बैंक्स तो वही हैं लेकिन जो बैंकिंग किया जाता है उसमें काफी बदलाव हो गया है और आजकल बिना टेक्नोलॉजी का, बिना डिजिटल बैंकिंग का और यूपीआई, इसको अलावा हम सोच नहीं सकते हैं बैंकिंग को कैसे आगे बढ़ाएं। पहले तो मैं आता हूं कि जिसमें चर्चा अभी चल रही है ज्यादातर की ये सिलिकॉन वैली बैंक वाला फेल हो गया, तो इससे हमें क्या सीख मिला है। देखिए, सिलिकॉन वैली बैंक का जो बिजनेस मॉडल जिसको हम कहते हैं, हिंदुस्तान में भी हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक है उनके बिजनेस मॉडल अलग है। ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण जो आपके आरआरबी जिसको हम कहते हैं ग्रामीण बैंक हैं, उनकी बिजनेस मॉडल थोड़ा सा हटके है। फिर जो वाणिज्यिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उनकी बिजनेस मॉडल अलग होता है। तो इनके जो बिजनेस मॉडल थोड़ा सा हटके था, ये क्या करते थे कि जो स्टार्टअप्स कंपनी है, स्टार्टअप्स कंपनी को ये लोन देते थे और स्टार्टअप्स कंपनीज का जो जमा पूंजी जो भी सरप्लस है उनके पास वो उसको रखते थे, उसको अच्छे रिटर्न दे देते थे। ये एक तरह से देखा जाए कि तो ये बैंक एक स्टार्टअप्स वालों का बैंक कहने में भी कोई हर्ज नहीं होगा, जबकि ये 40 साल पुरानी बैंक है और यूएस के उनके रैंकिंग से देखें तो वो उनका 16वां लार्जेस्ट बैंक था समस्या होने से पहले। पेंडेमिक के दौरान उनके पास का कुछ सरप्लस पैसे आए स्टार्टअप्स कंपनियों का, तो वहां रखा पैसे जो भी रखता। बैंकों का काम क्या होता है, जिनके पास ज्यादा पैसा है उनसे पैसे लेते हैं डिपॉजिट्स के फॉर्म में, जिनको पैसे चाहिए होता है उनको हम लोन दे देते हैं ताकि उनसे कुछ रिटर्न्स मिले। तो पहले तो हम डिपॉजिटर्स की जो इंटरेस्ट हमने उनको कमिट किए हैं उनको वो इंटरेस्ट दें उनको, बाकी काम बैंक को आगे बढ़ाने में बाकी खर्चे को देखते हैं। ये हमारे एक तरह से अंग्रेजी में जिसको कहते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। तो ये हमारे भारतीय बैंकों का ये सिस्टम है कि हमारा ये लोन बुक है, क्योंकि पैसे जो लेते हैं कहीं ना कहीं लगाना होता है उसको। तो केवल के पैसे लेके रखने से तो मकसद पूरा नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हिंदुस्तान में हमारे जितने भी पैसे जो हम लगाते हैं उसमें लगभग 65 से 70 रुपया जो है लोन देते हैं, बाकी 20-25 रुपये हम बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। और वो 20-25 रुपये जो बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है उसमें भी सरकारी बॉन्ड्स काफी रहता है, उसमें सेफ रहता है वो। अब इसमें इनका एसबीबी वालों का जो सिलिकॉन वैली बैंक वाले, उन्होंने काफी मात्रा में जो है वो बॉन्ड में लगा दिया और ऐसे बॉन्ड में लगाया जो कि लंबे समय के बॉन्ड है, 8 साल 10 साल वाले हैं। और वो बॉन्ड जो है मॉर्गेज वाली कंपनियों का बॉन्ड्स है। तो एक तो उसमें ज्यादा समय लगता है, वो इसलिए लगाया क्योंकि लोन उसमें अच्छा रिटर्न मिल जाता था उस समय और बाकी जगह में रिटर्न कम था। अपने डिपॉजिटर्स को पैसा देना है वापस, उनको भी अच्छे रिटर्न देना है। अब आगे चल के आपके यूक्रेन आ गया, रशिया के इश्यूज आ गए, तो उसको चलते जो है बॉन्ड मार्केट में काफी उथल पुथल मच गया और इन्फ्लेशन के चलते आपके रेट बढ़ते गए। तो जब आपके यील्ड बढ़ते जाएंगे तो आपको बॉन्ड के भी यील्ड ज्यादा देना पड़ेगा। वही दोनों में उल्टा चलता है, बॉन्ड के प्राइस फिर गिर जाते हैं।
इनको जो स्टार्टअप्स कंपनियों को पैसे वापस करने के लिए इनके पास और कोई चारा नहीं था, तो ये बॉन्ड को इन्होंने घाटे में बेचना पड़ा। फिर क्या होता है कि कोई बैंक का थोड़ा सा खबर पहुंच अगर मार्केट में आ गई, जो शेयर मार्केट में तो खैर बहुत ज्यादा हो जाता है, पर यहाँ भी अगर ऐसे खबर आ गई कि बैंक फेल होने वाला है, तो आपको जो लोग हजारों की संख्या में आपके बैंक के ब्रांच के सामने आपको मिलेंगे, भाई मेरा जो पैसा है मुझे वापस कर दीजिए। तो थोड़ा सा उसमें पैनिक फैक्टर भी आ जाता है। लेकिन मिश्रा जी, जो आपने जैसे स्टार्टअप की बात की, तो हमारा भी काफी एम्फेसिस स्टार्टअप्स के ऊपर है और तमाम बैंक हैं जो स्टार्टअप्स को लोन देते हैं, तो उस तरह की प्रॉब्लम की आशंका फिर हमारे सामने भी हो सकती है। नहीं सक्सेना जी, स्टार्टअप्स को हमें बढ़ावा देना चाहिए और बढ़ावा देने के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें उनको मदद करना चाहिए, लेकिन अभी तक इंडियन बैंक्स काफी हद तक जो है ना कंजर्वेटिव रहते हैं हम जी। तो वो स्टार्टअप्स को बहुत बड़े स्तर पे हमने लोन अभी तक नहीं दिया है जी। उसके कई कारण है। जहाँ जानकारी ना हो, जहाँ ट्रैक रिकॉर्ड ना हो ठीक से, तो उसे हमने थोड़ा सा बच के चलना चाहिए, क्योंकि पैसा तो पब्लिक का है। तो हमने इंडियन बैंकिंग सिस्टम की स्टार्टअप्स में, मेरे पास एक्चुअल आंकड़े तो नहीं है, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट का लोन है, बहुत ज्यादा लोन नहीं है। जी जी। यहाँ ये प्रथा अभी भी पूरी पैमाने पर नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे ही होना चाहिए। जी, एक चीज मैं और मिश्रा जी आपसे पूछना चाहूंगा, जो एनपीए की समस्या है, तो वो बैंकिंग में एक बड़ी समस्या है, भारत में भी एक बड़ी समस्या है। हालांकि सरकार ने काफी कोशिश की है इसको नियंत्रित करने की पॉलिसी के लेवल पे। तो आपको क्या लगता है, जो एनपीए है हमारी बैंकों के साथ, उनकी वजह से बैंकों को किस तरह का खतरा हो सकता है? देखिए एनपीए की, देखो अब लोन जब देते हैं हम, जहाँ भी व्यवसाय करते हैं जिसमें रिस्क रहेगा, लेकिन यह है कि मैं 100 लोन दूं तो 2-4 खराब हो जाएं, लेकिन अगर मैं 100 लोन दूं और उसमें से जो है अगर 10-20 खराब हो जाते हैं तो कहीं गलत है कुछ, या तो मैंने सही आकलन नहीं किया, सही आदमी को लोन नहीं दिया। और दूसरी समस्या हिंदुस्तान में ये था कि हमारे पास कोई मजबूत वसूली नियम नहीं था, जो कि 2016 में जो आईबीसी के तहत लाया गया, बैंक्रप्सी कोड लाया गया। व्यक्ति के मन में थोड़ा सा डर तो रहना चाहिए, ये पब्लिक पैसा है, ये किसी का अपने निजी पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के पैसे से उनको पैसा हमें वापस करना है, तो ये मेरी जिम्मेवारी है। व्यक्ति अपने आगे बढ़ने के लिए जरूर बैंकों से पैसे लें, लोन लें। हर अभी हिंदुस्तान में तो आपको बांस डलिया से लेके हवाई जहाज तक कोई भी आप बात करें, कोई भी योजना लाए, उसके लिए लोन का कहीं हर बैंक के साथ कुछ ना कुछ योजना होगा, उसका अपना बैंक स्पेसिफिक का होगा, लेकिन उसी कार्य में उसको लगाएं जिस कार्य के लिए ले जा रहे हैं आप, उसको कृपया डाइवर्ट ना हो उसको। मिश्रा जी, आपने बात की जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड की, तो आप श्रोताओं को आप कुछ अगर आसान भाषा में ये जानकारी दे पाएं कि इस कोड में वास्तव में क्या ऐसा प्रोविजन है जिसकी वजह से बैंक अपने को सुरक्षित रख सकें? देखिए इस कोड का तो ये मेन ये था कि बैंक की रिकवरी तो अच्छा हो, साथ साथ ये भी है कि इंसॉल्वेंसी के लिए वो लाभार्थी खुद भी जा सकता है अगर उसको समस्या है, ताकि उसको रिजोल्यूशन हो जाए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही व्यवसाय बिल्कुल बैठ जाए उसके बाद हम बात करें, उससे पहले ही बात कर सकते हैं। तो उसमें कोई रिजोल्यूशन की तहत उसमें चर्चा होती है और एक समय सीमा है, समय सीमा के अंदर ही होता है। कोर्ट में अन्य कई कारणों की वजह से कोर्ट में बहुत समय लग जाता है, पर यहाँ एक निर्धारित समय है, उस निर्धारित समय के अंदर ही निर्णय लेना पड़ेगा। यहाँ भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, लेकिन पहले की मुकाबले में देखा जाए तो पहले तो केवल कोर्ट में ही केस जाते थे, फिर डीआरटी आए, अब एनसीएलटी आए, तो इसमें काफी बदलाव है, काफी इसमें इम्प्रूवमेंट है। अगर व्यक्ति यही सोचता है कि ये तो मेरा अधिकार है और मुझे कोर्ट में डेट मिल जाएगी और मैं कहीं और पैसा लगा देता हूँ, बैंक मेरा क्या कर लेगा, वो गलत है। ये राष्ट्रीय संपत्ति है, तो आप पैसे लेंगे, अपने काम में लगाएंगे और फिर पैसे चुकाएंगे और कोई बड़ा काम करेंगे, फिर आपको पैसे मिलेंगे या दूसरों को भी इसको फिर पैसे मिलेंगे। तो एक साइकिल बना रहना चाहिए। तो उसे व्यक्ति के मन में थोड़ा डर हो, अगर मैं नहीं कार्य कर रहा हूँ तो मेरी संपत्ति जब्त होगा और बहुत कम समय में जब्त होगा, मैं किसी कोर्ट में नहीं जा सकता हूँ उसके बाद। मिश्रा जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि जो हमारी बैंकिंग प्रणाली है भारत में, आप क्या ऐसा सुझाव देना चाहेंगे जो भी अभी हमारी मौजूदा स्थिति है इसको हम और बेहतर और मजबूत बना पाए? देखिए सक्सेना जी, भारत में बैंकिंग प्रणाली के मैं अभी पिछले 10 साल की बात करूं तो देखिए कितना क्रांतिकारी कार्य यहाँ हुए हैं कि जनधन अकाउंट के तहत, जनधन योजना के तहत 48 करोड़ लगभग खाता खुल चुके हैं आज के 8 साल के अंदर, और जिसमें कि 1.80 खरब रुपए जमा हो गया है यहाँ। ये लोग जिसके पास कोई बचत नहीं होता था, बताइए, इसमें से भी लगभग 48 करोड़ से लगभग 26 करोड़ तो उसमें महिला है। तो बचत की भावना आ गई इनको, एक एम्पावरमेंट उनको लगा। जो आदमी अभी देखता है कि उसकी अगर मोबाइल है तो मोबाइल में SMS आ रहा है,
अगर नहीं है तो एक पासबुक है, उसको एक गर्व महसूस होता है कि मेरा भी कोई पहचान है। दूसरा, यूपीआई अभी जो डिजिटल की ओर है, अभी हम लोगों ने शुरुआत जब किया था लगभग 100-200 करोड़ का उसमें ट्रांजैक्शन होता था जी। 2016 में शुरू हुआ, ये ऐसे 6-7 साल पहले जी। आज हर महीने में लगभग 8 बिलियन उसमें से जो है ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। और इस साल में पिछले 9 महीने में दिसंबर के अंत तक लगभग 125 खरब उसमें ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। ये पूरे विश्व में रिकॉर्ड है। और हमारे जो यूपीआई की पारदर्शिता जो है वो विश्व में कहीं नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरा मैं बताऊं, आज की तारीख में हमारे बैंक की अग्रिम जो कुल हमारे जीडीपी है उसके लगभग 56 से 60% के आसपास आ गया है। तो लेकिन यह कि अगर देखेंगे, हिंदुस्तान है 140 करोड़ की आबादी है, 6,40,000 गांव हैं, तो हर व्यक्ति के पास ये सुविधा पहुंचना चाहिए। और केवल खाता खोलना ही सब कुछ नहीं है, उसको किसान है, छोटा व्यवसायी है, छोटे से छोटे तत्व के व्यक्ति है, उसको आसानी से, क्योंकि उसको भी भय होता है बड़े बैंक के अंदर घुसने के लिए, तो उनको सुविधाएं मिले, उनको लगे कि मेरे शाखा है, मेरे संस्था है, उनको आसानी से उसको बेनिफिट मिले, जिसके लिए सरकार प्रयासरत है और ये कार्य हो रहे हैं। जी। अमित शाह जी, एक जो अंतिम सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा कि जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक की क्या भूमिका है भारतीय बैंकिंग प्रणाली में, जिसके कारण हमारी बैंकिंग अच्छा परफॉर्म कर पाती है? देखिए सक्सेना जी, रिजर्व बैंक जो हमारा रेगुलेटर है उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं। ऐसा नहीं कि बैंकिंग क्राइसिस हिंदुस्तान में नहीं हुआ है, यहाँ भी वही बैंक फेल होने के कगार पर हुए हैं। और उसके बाद जो है, एक तो रिजर्व बैंक और दूसरा हमारे केंद्रीय सरकार, ये मिलके उस बैंक का जो फेल होने के कगार पे है। अभी हाल में आपके बैंक में समस्या आई है, लेकिन उससे जो है किसी डिपॉजिटर्स का एक पैसा उसका नुकसान नहीं हुआ है, पैसे उसको वापस मिले हैं। लेकिन वो समय भी उसको नहीं लगना चाहिए क्योंकि उसका पैसा है। और उसके तहत एक कार्य और हुआ है कि जो इंश्योरेंस की गारंटी है, डीआईसी का क्लेम गारंटी है, वो लगभग 1,500 रुपए से शुरू हुआ था 1962 में, अब 5 लाख कर दिया गया, जो कि यूएस की जो इंश्योरेंस मिल रहा है उसके साथ मुकाबला कर सकते हैं, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी जो पर कैपिटा इनकम वो 3.6 है, हमारा 3.1 है। तो बैंकों में तो कार्य हो रहा है, लेकिन जैसे ये आप कितने भी अच्छे कार्य कर रहे हैं, कितने भी दुरुस्त है आपकी सिस्टम, फिर भी हमें कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए हम बिल्कुल सब कुछ सही है, हमारा कहीं कोई आपदा नहीं आने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ भी समस्या आई। तो हमें हमेशा सजग रहना पड़ेगा। और जो आंकड़े, जो रेशियो रिजर्व बैंक ने तय किया है, उसको बराबर देखना चाहिए कि ये वो आंकड़े क्रॉस ना हो, इतने % वहाँ जाना है तो उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हमें ये कोई शेयर मार्केट नहीं है, ये दोनों तरफ से है। और सीखना तो ऐसा है कि एक इसको कहते हैं अंग्रेजी में कंटिन्यूअस प्रोसेस, हर चीज में हमें सीखना चाहिए। समझता हूँ कि आने वाले समय में, इस समय जो बैंकिंग प्रणाली है हिंदुस्तान में, आज की तारीख में एक रिकवरी लॉ आ गई, हमारे वसूली की नियम आ गई, जनधन में इतने क्रांतिकारी कार्य हुए हैं, यूपीआई अभी जिस कदर पर पहुंच गया, हो सकता है अगले 3, 4, 5 साल में जो सरकार के लक्ष्य है कि हर रोज 1 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन होगा, शायद वो भी संभव हो सकेगा। मैं समझता हूँ हमारे भविष्य काफी उज्जवल है, लेकिन फिर भी हमें सजग रहना चाहिए और विश्व में और कहाँ क्या कुछ हो रहा है उससे हमें सीख लेना चाहिए। जी, विकास नारायण मिश्रा जी, आपने हमें बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी भारत की जो बैंकिंग प्रणाली है उसको समझने के लिए और उन कारकों को समझने के लिए जिसकी वजह से हमारी बैंकिंग प्रणाली बहुत ही सुदृढ़ है, लोगों का विश्वास उसमें बना हुआ है और जो निश्चित रूप से इस देश को आगे प्रगति पथ पर ले जाएगा। मिश्रा जी, आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने और ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सक्सेना जी। अभी आप सुन रहे थे भारत की सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे इंडियन बैंक एसोसिएशन में वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्रा और आकाशवाणी संवाददाता अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।